बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स, चैप्टर नंबर 1। और इसमें हम लोग दो पैराग्राफ को देख रहे हैं जिसके अंदर हम इसकी ट्रांसलेशन और इसके सिनोनिम्स को देखेंगे। और सिनोनिम के साथ साथ हम जो है इसके उर्दू जो इसके मीनिंग है वो भी हम देखेंगे। और इसी वजह से चूँकि कंप्लीट चैप्टर नहीं है तो इसलिए हम इसको पार्ट 1 कह रहे हैं। और तशरीह अल्फाज मानी हिस्सा अव्वल ये चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है। इससे पहले 8 लेक्चर जो है वो मैंने इसके ऊपर इसके बैकग्राउंड को ओवरऑल इसको समझने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अपडेट कर दिए। वो यकीनन आपने देख लिए होंगे। उसके देखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें काफ़ी कुछ इसके बारे में ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि अब हम इसको रीड आउट कैसे करना है। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि मुश्किल क्यों लगता है, तो वो यकीनन आपने देखी होगी, या उससे पीछे इसके जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं या इसके जो कैरेक्टर्स के हैं वो आपने देख लिए होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं नॉवेल को अंडरस्टैंड करते हैं रीड करते हुए। तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर वो बात कर रहा है, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स एंड द आवर्स seem to pass like lazy cattle moving across a landscape। यहाँ पे एक सेंटेंस है, when you are getting on in years। ये जो बोल्ड किया गया है और अंडरलाइन किया गया इसके नीचे मीनिंग है। इसी तरीके से इसको जो बोल्ड और अंडरलाइन किया गया मतलब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके नीचे मीनिंग जो है वो इनके सिनोनिम्स भी हैं और इनके उर्दू में भी लिखे हुए हैं। मैं साथ साथ अभी यहाँ पे भी बताता जाऊँगा और एंड पे भी हम देख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर साथ साथ हमें आप नोट करते जाइएगा ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ। इससे दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो आपके जो सिनोनिम्स वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जब हम चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। तो बात कर रहे हैं कि व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप बूढ़े हो रहे हो। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेटिंग ऑन इन ईयर्स बूढ़े होना। जब आप बूढ़े हो रहे हो, यकीनन चाहे आप बीमार ना भी हों, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, तो आपको अक्सर नींद आई रहती है। एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी केटल्स, अक्सर औकात, एट टाइम्स अक्सर औकात आपको नींद आई रहती है। और वक्त, यहाँ पे आवर्स का लफ्ज़ी मतलब तो है घंटे। घंटे ऐसे गुजरते हुए दिखाई देते हैं जैसे कोई सुस्त मवेशी किसी कुदरती मनाजर से गुजर रहे हो। मूविंग अक्रॉस द लैंडस्केप यानी किसी देही खूबसूरत इलाके से सुस्त रफ्तार मवेशी जो है वो गुजर रहे हो, ऐसे घंटे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ घंटों को हम कहेंगे वक्त, कि वक्त ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई सुस्त मवेशी जो है वो किसी खूबसूरत कुदरती मनाजर से गुजर रहे हो। कि वक्त तो यानी जो सीन है वो तो बहुत खूबसूरत है लेकिन वक्त बहुत स्लो गुजर रहा है। यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है, यहाँ कहना ये चाहता है कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो एक दो चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एक, उसका जो वक्त होता है वो बहुत स्लो गुजरता है। दूसरा, उसको नींद आती है। तो ये दो चीज़ें, यानी कि बूढ़ा इंसान हो तो ये दो चेंजेस उसके अंदर आती हैं जो उसने यहाँ पर बात कर दी। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था। As the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. It was like that for chips. चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही ऑटम यानी मौसम खज़ां, टर्म तालीमी दौरानिया यानी जो उनकी जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म चल रहा होता है ना, तो तालीमी दौरानिया प्रोग्रेस्ड जारी होता। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस, जैसे ही कोई तालीमी दौरानिया, ये स्कूल की वो बात कर रहा है, मौसम खज़ां का तालीमी दौरानिया जारी होता। Days shortened till it was actually dark enough to light the gas before the call over। तो दिन इतने छोटे हो जाते और अंधेरा छा जाता, यहाँ तक कि अंधेरा छा जाता कि हाजिरी लगाने से पहले गैस को रोशन करना पड़ता। कॉल ओवर हाजिरी, लाइट द गैस, गैस रोशन करना मतलब उनको बत्तियां जलानी पड़ती। यानी दिन चूंकि छोटे हो जाते थे तो अभी हाजिरी लग रही होती थी तो उसके दौरान जो है वो उनको अपना जो था रोशनी वगैरह वो करना पड़ जाती थी। ये वो बात यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर वो स्कूल की इनफैक्ट उसने बात की है क्योंकि टर्म से पता चल रहा है, तो अब उसी की वो आगे बात कर रहा है कि फोर चिप्स, क्योंकि चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन। फोर का लफ्ज़ी मतलब तो जो होता है वो के लिए भी होता है, यहाँ फोर का मतलब क्योंकि, और दोनों में खैर लिया जाता है तो आपने देख लेना है इसके अकॉर्डिंगली। फोर चिप्स, क्योंकि चिप्स, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, एक बूढ़े समंदरी कप्तान की तरह। स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ पास्ट, अभी भी वो
मेजर टाइम, वक्त की पैमाइश करता था बाय द सिग्नल्स ऑफ पास्ट, माजी की यादों से, सिग्नल्स ऑफ पास्ट, माजी की यादों से, माजी के इशारों से। पास्ट मतलब माजी और सिग्नल्स मतलब इशारा होता है, यानी माजी के इशारों से या माजी की यादों से अभी वो वक्त की पैमाइश किया करता था, जैसे कोई बूढ़ा समंदरी कप्तान करता है। एंड वेल ही माइट, एंड वेल ही माइट, और वो ऐसा बाखूबी कर सकता था। वेल ही माइट, ऐसा वो बाखूबी कर सकता था। फोर, क्योंकि ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो रहता था मिसेस विकेट्स के यहाँ। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, बिल्कुल रोड पार, स्कूल से रोड पार मिसेस विकेट्स के यहाँ वो रह रहा था। मिसेस विकेट्स जो है वो उसकी लैंड लेडी है, ये भी उसके साथ काम करती थी, हमने कैरेक्टर्स में बात की हुई है पहले। तो उनके साथ जो था वो रोड, यानी एक क्या था कि एक तरफ जो है वो स्कूल था, दरमियान में सड़क थी, सड़क पार जो था वो मिसेस विकेट्स के यहाँ बिल्कुल वहां पर रह रहा था। यानी एक तरफ उसका घर, एक तरफ ब्रूकफील्ड। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड, वो वहां पर 10 साल से ज्यादा अरसे से रह रहा था। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल का अरसा। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, गेव अप छोड़ देना, एवर सिंस जब से उसने आखिरकार छोड़ दी थी अपनी पढ़ाना, पढ़ाना छोड़ दिया था। मास्टरशिप मैंने उसने जब से अपना स्कूल में पढ़ाना छोड़ा था, तो तब से वो मिसेस विकेट्स के यहाँ रह रहा था और अब उसको वहां रहते हुए 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया था। इट वॉज ब्रूकफील्ड फार मोर देन ग्रीनिच टाइम, ये ब्रूकफील्ड था जो कि ग्रीनिच टाइम से भी ज्यादा था। फार मोर का मतलब होगा ज्यादा अहम था ग्रीनिच टाइम से। ग्रीनिच टाइम क्या होता है? ये इंग्लैंड का एक स्टैंडर्ड टाइम है, इसी के मुताबिक बाकी दुनिया का जो टाइम है वो देखा जाता है, जिसको जीएमटी कहते हैं, और यानी ग्रीनिच मीन टाइम। तो इसी टाइम के मुताबिक बाकी कंट्रीज का जो टाइम है वो चलता है। जैसे कि पाकिस्तान है तो जीएमटी +5 है, यानी वहाँ जो इंग्लैंड में टाइम है हमारे 5 घंटे उससे आगे चल रहा है, तो जीएमटी +5 इस तरीके से। ये हर कंट्री का अलग अलग है, किसी का माइनस में है, किसी का, यानी जिसका एग्जैक्ट जीएमटी एग्जैक्ट 0 मेरिडियन पर असल में है। वैसे तो ये टेक्निकल टर्म है, इसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन बनती है, लेकिन आप यूँ समझ लो कि यानी एक स्टैंडर्ड टाइम है, ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है। एक होता है ना पाकिस्तान का म्यारी वक्त, एक अमेरिका का म्यारी वक्त, हर एक का म्यारी वक्त अपना अपना है, लेकिन एक इंग्लैंड का जो म्यारी वक्त है वो वर्ल्ड का म्यारी वक्त है। वो उसके मुताबिक फिर आगे प्लस माइनस होता हुआ टाइम चलता है, किसी का टाइम पीछे चल रहा है, किसी का आगे चल रहा है। इवन कंट्री के अंदर भी होता है। जैसे अगर आप रमज़ान शरीफ में देखें तो उसमें आपको मालूम होगा कि जैसे लाहौर में इफ्तार का वक्त और है, कराची के अंदर और है, मुल्तान में और है, सरगोदा में और है। तो ये वेरिएशंस इवन होती हैं टाइम के अंदर। तो वर्ल्ड में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, वो घंटों में, यहाँ चलो आप समझ लो मिनटों में होता है। तो एनी हाउ कि यहाँ पर जो ग्रीनिच टाइम है ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो इसके मुताबिक टाइम को नहीं देखते थे, वो ब्रूकफील्ड की घंटियों के मुताबिक देखते थे दोनों जो थे, क्योंकि उनको इस यहाँ ऐसा क्यों था कि उनको काफ़ी अरसा वहाँ पर था, तो उसके मुताबिक कि उनकी ज़िंदगी अब हो गई थी, तो वैसे ही वो चल रहे थे। It was Brookfield. Brookfield is the name of the school. Far more than the Greenwich time that both he से मुराद चिप्स, and his landlady kept, जिसको वो और उसकी जो मालिकन थी, मालिकन यानी मालिक मकान, जो ग्रीनिच टाइम से भी ज्यादा अहमियत देते थे, यानी ब्रूकफील्ड को वो ग्रीनिच टाइम से भी वो और उसकी जो मालिकन थी ज्यादा अहमियत देते थे। अब यहाँ पे आप देखो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखा हुआ है, जैसे ये हो गया मिसेस विकेट लिखा हुआ है, इसके साथ आपको अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप विल यू, ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा ना, ये होगी डायरेक्ट स्पीच, मतलब ये जो भी पर्सन होगा उसके डायरेक्ट अल्फाज होंगे। अब ये वो असल में चिप्स पुकार रहा है मिसेस विकेट्स को कि मिसेस विकेट्स, चिप्स वुड सिंग आउट इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस दैट had still a good deal of sprightliness in it. Mrs. Wickets, यानी वो पुकारता था कि मिसेस विकेट, चिप्स वुड सिंग आउट। सिंग आउट लफ्ज़ी मतलब तो होता है, यानी सिंग का मतलब तो होता है गाना गाना, लेकिन यहाँ मुराद होगा कि सिंग आउट मतलब पुकारता। इन दैट जर्की, जर्की कांपती हुई, लरसती हुई, हाई पिच्ड ऊंची आवाज, दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट। स्प्राइटलीनेस इन इट, स्प्राइटलीनेस मीन लिवलीनेस, निम्बलनेस, जिंदा दिली, एनर्जी, यानी उसमें जोशो खरोश होता था और आवाज तेज भी होती थी, लेकिन कांपती थी क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, तो आवाज में थोड़ा सा था। तो मिसेस विकेट्स, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप विल यू, ये वो कहता था कि क्या आप, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, कि
प्रेप शुरू होने से पहले आप मेरे लिए चाय का एक कप ले आइएगा। विल यू, क्या तुम ले आओगी? ये उसके अपने अल्फाज हैं। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म होता है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो ये है जी इसके अंदर जो वो बात कर रहा है। तो अल्फाज आपने देख लेने हैं और इसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, प्रेप क्या है? ये प्रिपरेशन की क्लास होती थी, क्योंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल था यानी अकामती स्कूल था ब्रूकफील्ड, तो बच्चे वहीं रहते थे, वहीं काम करते थे। तो ऑब्वियसली उनका जो होमवर्क होता था वो उनको हॉल में ले जाया जाता था और वहाँ हॉल में बैठकर वहाँ वो उसकी अपनी प्रेपरेशन करते थे, तैयारी करते थे। उसको प्रेप कहा गया है। तो वो जब चिप्स ने ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया था तो उसने असल में ये प्रेप की ही क्लास ली थी। अच्छा, अब इसके देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये हैं जी नीचे, ये वर्ड हैं, ये वर्ड दिया हुआ है जो भी ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसी के हैं। इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, पॉसिबल सिनोनिम्स, और आपने रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझ लेना है, साथ साथ नोट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका फ़ायदा। उर्दू में इसलिए लिखे हैं ताकि आसानी रहे, वरना इसका कोई खास ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ज़रा आसानी रहती है उर्दू मानी जो है। अब ये देखो, गेटिंग ऑन इन ईयर्स, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेटिंग ओल्ड यानी बूढ़े होना, तो बूढ़ा होना। एट टाइम्स, यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर औकात, ज़्यादातर। लैंडस्केप, कंट्री साइड, विस्टा, पैनोरामा, सीन, कुदरती मंजर या कुदरती मनाजिर, तो ये वो है यानी खूबसूरत कुदरती मंजर, लैंडस्केप। तो विस्टा, पैनोरामा लफ्ज़ आपने सुना होगा, जैसे विंडो विस्टा थी, पैनोरामा ये भी एक शॉप है, उससे भी आप देखते हो। मीन्स के यहाँ पे कॉमनली हमने वर्ड सुने हुए, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। विस्टा, पैनोरामा, सीन, कंट्री साइड, लैंडस्केप, कुदरती मंजर, इस तरह करके आपने उसको याद कर लेना है। तो एक आपने इसको तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप ये वर्ड बोलो और इसके ये याद करो और ये बताओ, फिर आप इधर से शुरू हो जाओ। जैसे कंट्री साइड तो आपको लैंडस्केप, विस्टा लैंडस्केप, पैनोरामा लैंडस्केप, सीन लैंडस्केप, कुदरती मंजर लैंडस्केप। तो उर्दू बोलो फिर उसकी इंग्लिश बोलो फिर उसकी उर्दू, और ये बोलो और ये, तो ये देखो आपको ऐसे जहन में बैठ जाएंगे कि भूलेंगे नहीं, और फिर उसको यूज़ भी करो आगे डे टू डे लाइफ के अंदर, तो आसानी रहेगी। अच्छा, उसके बाद है कॉल ओवर। कॉल ओवर होती है हाजिरी, जो वो हाजिरी उनकी लगती थी उसको, अटेंडेंस, रोल कॉल, हाजिरी। डेकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स यानी 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसको, 10 साल। जर्की यानी कांपती हुई आवाज़ की, जब वो उसको पुकारता था मिस्टर विकेट्स इस तरह करके, तो वो जर्की यानी शेकी, जंपी, बम्पी, बाउंसी, ये इसके आते हैं, यानी कांपती या लड़खड़ाती हुई। ठीक है, जर्क नहीं होता वैसे, जर्क कहते हैं झटके को, जर्क झटका, तो यानी यहां मुराद होगा कांपती हुई, लड़खड़ाती, शेकी। शेक का मतलब ये होता है किसी चीज को शेक करना, हिलाना। जंप से जंपी है, बम्पी बम्प, ठीक है, बम्पी बाउंसी, तो ये इसके मीनिंग बनते हैं। हाई पिच्ड, पिच आवाज होता है जो कि हाई पिच्ड यानी उसकी तेज आवाज, पिच ज्यादा है तो यानी ऊंची आवाज, हाई पिच्ड। हाई टोन, शार्प, श्रिल, तेज आवाज। स्प्राइटलीनेस, लिवलीनेस, निम्बलनेस, एजिलिटी या एनर्जी। तो अब ये एजिलिटी, एनर्जी, एजिलिटी आपके लिए प्रोबेबली शायद आपने लफ्ज़ सुना होगा, इसका मतलब भी क्या होता है, एनर्जी या जिंदा दिली या जोशो खरोश या जोशीली। एनर्जी भी यही है, निम्बलनेस भी यही है और लिवलीनेस भी है। तो ये है जी इसके ओवरऑल मीनिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। मैं यहाँ वीडियो खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी और आपको लोग मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ा ज़्यादा ही कंटेंट हो जाए इसके अंदर। ओके जी, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell, sounding dinner, call over, prep and lights out. जब आप बूढ़े हो रहे हों, when you are getting on in year, जब आप बूढ़े हो रहे हैं, it's nice, अच्छा लगता है, it is nice यानी it is nice, अच्छा लगता है to sit by the fire, आग के करीब बैठना, drink a cup of tea, चाय का कप पीना, listen to the school bell, और स्कूल की घंटियां सुनना। ये उसने जनरल नहीं कहा, ये उसने चिप्स के बारे में असल में कहा है। तो और घंटियां कब की, ये 4 घंटियां असल में जी, ये जो सारी लिखी हुई हैं, जैसे कि साउंडिंग डिनर यानी खाना खाते वक्त, कॉल ओवर हाजिरी के वक्त, प्रेप तैयारी के वक्त, एंड लाइट्स आउट और बत्तियां बुझाते वक्त यानी सोते वक्त। यानी चूंकि अकामती स्कूल था जैसे मैंने पहले बताया, तो जैसे ही उनका क्लास वगैरह खत्म होती थी तो लाइट्स आउट की भी घंटी बजती थी। वे सारा यानी डिनर है तो उसकी घंटी बजनी है, कॉल ओवर की घंटी बजनी है, प्रेप की घंटी बजनी है, लाइट्स आउट की बजनी है। तो ये वो घंटियां हैं जो उसने यहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज़ किया है कि जब आप बूढ़े हो रहे हो तो आप आग के करीब बैठते हैं, चाय का कप पीना आपको अच्छा लगता है और स्कूल की घंटियां सुनना। ये असल में चिप्स जो था उसको क्या पसंद था जब वो बूढ़ा हो गया था, तो मीन्स कि ये चीज़ें उसको पसंद थी, इस तरह वो अपनी लाइफ गुजार रहा था। चिप्स ऑलवेज वांड अप द क्लॉक। अब ये वो लाइट्स आउट के बाद चिप्स क्या करता था, ये वो है, यानी ये उसकी आखिरी घंटी है लाइट्स आउट। तो इसमें वो क्या करता था, चिप्स वांड अप, चिप्स ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज वांड अप का मतलब होता है चाबी देना, किसी चीज़ को चाबी देना, जैसे घड़ी वगैरह ये जो भी है तो उसको चाबी देना, वांड अप, उसको फेरना, घुमाना,
वाउंड अप, तो लफ्जी मतलब तो ये बनेगा, चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल which was the last bell, lights out. Then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas and carried a detective novel to bed. वाउंड अप द क्लॉक यानी चिप्स क्या करता था आखिरी घंटी के बाद या लाइट्स आउट के बाद, क्या करता था, वाउंड अप द क्लॉक, घड़ी को चाबी देता था, और फिर वो पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। फायर का मतलब आग है, लेकिन यहाँ अंगीठी होगा जिसमें आग जलाई जाती है, तो वो अंगीठी के सामने तार का जंगला रख देता था। टर्न आउट द गैस, वो गैस बंद कर देता था, एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और एक जासूसी डिटेक्टिव नॉवल होगा, डिटेक्टिव जासूसी नॉवल यानी सनसनीखेज नॉवल जो है वो लेकर बेड पे चला जाता था, यानी सोने चला जाता था। रेयरली, शाज़ोनादर यानी बहुत कम ही, डिड ही रीड मोर देन अ पेज, एक सफ़े से ज़्यादा ही वो पढ़ पाता, ऑफ इट उसका यानी उस नॉवल का वो एक सफ़े से अभी थोड़ा ही ज़्यादा ही पढ़ पाता, बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली, कि उसको नींद तेज़ी के साथ और पुरअमन तरीके से आ जाती, यानी पुरसकून और तेज़ी के साथ उसको नींद आ जाती। और कैसी होती थी, मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इन टू अनदर वर्ल्ड। मोर लाइक, बिल्कुल ऐसे जैसे, मिस्टिक कोई सूफी, इंटेंसिफाइंग इंक्रीजिंग बढ़ा रहा हो, ऑफ परसेप्शन व्यूज, ख्याल अपने तसव्वुर को वो बढ़ा रहा हो। ये बिल्कुल नींद उसको ऐसे आती थी पुरअमन तरीके से और तेज़ी के साथ, जैसे कोई एक सूफी है वो अपने ख्यालात को बढ़ा रहा है, देन से या ना के एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, ना के किसी दूसरी दुनिया में कोई तब्दीली का दाखला। मतलब क्या कहना चाहता है कि उसको नींद जो थी वो तेज़ी और पुरअमन तरीके से या सुकून के साथ उसको ऐसे आ जाती जैसे कोई सूफी अपने ख्यालात को बढ़ा रहा है, ना कि वो किसी दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वो सो तो जाता था, आंखें बंद हो जाती थी, नींद में चला जाता था, लेकिन सोते हुए भी उसको ख्वाब ख्याल आते थे, यानी जो स्कूल के हैं या बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वही उसके जहन में चल रही होती थी। यानी दिन को भी घंटियाँ सुनना, चाय पीना, स्कूल के बारे में सोचना, और जब सो गए तो सोते हुए भी ड्रीमिंग, ख्वाब। और यही वो आगे वो कह रहा है, फोर, क्योंकि हिज डेज एंड नाइट्स, उसके दिन और रात, वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, वो ख्वाबों ख्यालों में गुजरते थे, यानी भरे होते थे ख्वाबों से दिन और रात। यहाँ तक लगी हुई समझ, और मीनिंग इसके मैंने यहाँ बता भी दिए, नीचे भी इसके आएंगे, वो भी हम देख लेते हैं। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो बूढ़ा हो रहा था, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन वो बीमार यकीनन नहीं था, इंडीड, और इसमें कोई शक भी नहीं था। एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, जैसा कि उसका जो डॉक्टर था मैरीवेल, उसने कहा था, देयर वाज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, उसके साथ किसी तरह का कोई मसला नहीं था। देयर वाज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, उसके साथ किसी तरह का कोई माजरा, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे फिर ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आ रहा है इसका मतलब है ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं डॉक्टर के। उसे कहता है, माय डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम, मेरे प्यारे दोस्त तुम तो मेरे से भी ज़्यादा फिट हो। यानी डॉक्टर उसको कह रहा है कि इतना तो डॉक्टर जो तेरे सामने खड़ा है वो फिट नहीं है जितना तू फिट है, तो कमाल है। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल उससे कहता, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी, सिप होता है ना, सिप लेना, सिपिंग वही है, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी, यानी शराब के ग्लास से चुस्कियाँ जब वो लेता या चुस्कियाँ लेते हुए उसको वो कहता, व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट आर सो, जब वो उसको, कॉल्ड का लफ्ज़ मतलब बुलाना होता है, कॉल करना, लेकिन यहाँ मुराद होगा जब वो उसको देखने के लिए आता या जब उसे मिलने के लिए आता, कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट आर सो, फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते बाद, आर सो या इसके आसपास, यानी 2 हफ्ते या इसके आसपास, या 15 दिन भी आप इसको कह सकते हो कि 15 दिन या 2 हफ्ते या इसके आसपास जब उसको मिलने आता और तो शराब के गिलास से चुस्कियाँ लेकर पीते हुए उससे वो कहता कि मेरे दोस्त तुम तो मेरे से भी ज़्यादा फिट हो। और वो उसे कहता था कि इसको कोई मसला इसके साथ और किसी तरह का नहीं है, बस ये बूढ़ा है, बाकी कोई प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है। आगे फिर वो कह रहा है, यू आर पास द एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरेबल डिजीजेस, यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, दैट्स ऑफ कोर्स इफ यू डाई एट ऑल, यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। ये उसके
अल्फाज हैं अपने जो कि डॉक्टर मैरीवेल के हैं कि तुम ऐसी उम्र से गुजर चुके हो या तुम ऐसी उम्र से गुजर रहे हो जहां पर लोगों को तो बड़ी शदीद बीमारियां हो जाती हैं या खौफनाक बीमारियां उनको लाहक हो जाती हैं। हॉरिबल यानी खौफनाक बीमारियां हो जाती हैं। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम उन चंद खुश नसीबों में से एक हो हु आर गोइंग टू डाई नेचुरल डेथ, जो एक कुदरती मौत मरने जा रहे हैं। दैट इज, और यही बात है, ऑफ कोर्स यकीनन यही बात है। इफ यू डाई एट ऑल, वो भी अगर तुम कभी मरे, इफ यू डाई एट ऑल, अगर वो भी तुम कभी मरे तो। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। यू आर, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये सारे के सारे। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, तुम एक ऐसे रिमार्केबल गैर मामूली यानी इंपॉर्टेंट अहम, तुम एक ऐसे गैर मामूली बूढ़े लड़के हो जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, दैट वन नेवर नोज, जो कोई जानता भी नहीं है या जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे गैर मामूली बूढ़े लड़के हो। अच्छा, वो बूढ़ा उसको कहता था उसकी एज की वजह से, और बॉय उसको कहता था क्योंकि वो फिट था, तो इसलिए उसने उसको कहा है कि तुम बूढ़े लड़के हो। और चूंकि बूढ़ा और लड़का तो अजीब सी बात बनती है, तो वो कहता है कि रिमार्केबल ओल्ड बॉय, तो ये एक टर्म उसने यहाँ पर यूज की है राइटर ने। अच्छा जी, अब आप वो बात कर रहे हैं कि बट व्हेन चिप्स हैड कोल्ड, लेकिन जब चिप्स हैड अ कोल्ड, कोल्ड का लफ्ज़ी मतलब तो ठंड होता है ना, तो जब चिप्स को ठंड लग जाती, एंड व्हेन द ईस्ट विंड रोड ओवर द फिनलैंड, और जब मशरकी हवाएं, ईस्ट विंड्स मशरकी हैं हवाएं, रोड का लफ्ज़ी मतलब होता है दाड़ना, जैसे शेर दाड़ता है ना, तो यहाँ मुराद होगा चलती, ओवर द फिनलैंड यानी दलदली इलाका यानी मार्शी इलाका, ऐसा इलाका जहां वो नीचे पानी खड़ा हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं वेटलैंड, क्योंकि नीचे निचली जगह थी, निचली सतह थी, तो वहां पर तो फिनलैंड, ये फिनलैंड एक वो इलाका था जहां पर असल में ये गांव था, और उस गांव के अंदर ही ब्रूकफील्ड था जो कि स्कूल था। गांव का नाम भी ब्रूकफील्ड था, और ये ब्रूकफील्ड जो गांव था, ये जिस एरिया में था उसका नाम फिनलैंड इसने कहा है। तो वो कहता है कि जब मशरकी हवाएं चलती फिनलैंड पर, दलदली इलाकों पर, मैरीवेल वुड सम टाइम टेक मिसेस विकेट असाइड इन द लॉबी एंड विस्पर। मैरीवेल जो है वो मिसेस विकेट्स को एक तरफ लॉबी में ले जाकर उनसे सरगोशी करता, यानी आहिस्ता से उनको, मिसेस विकेट्स को जो कि उनकी देखभाल करती थी, उनको कहता, लुक आफ्टर हिम, यू नो हिज चेस्ट, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, ओनली एनोडोमिनाई, बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड। ये उसको कहता था कि इसकी देखभाल करो, इसकी एहतियात करो, तुम तो जानती हो इसकी छाती या इसका सीना, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, ये उसके दिल पर, हार्ट पर स्ट्रेस पैदा करता है, यानी स्ट्रेन पैदा करता है या उसका दबाव पैदा करता है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, उसके साथ किसी तरह का कोई मसला नहीं है, ओनली एनोडोमिनाई, सिर्फ उसके साथ एक बूढ़ापा है, बूढ़ापन है, बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, लेकिन आखिरकार तो यही एक जानलेवा कंप्लेंट है, जानलेवा एक मर्ज है। ये जानलेवा, ये आखिर पे जो जानलेवा शिकायत है, जानलेवा जो बात है, आखिर पर तो यही है, मतलब कि बुढ़ापा है, यही इसकी जान लेगा, बीमारी से इसकी जान नहीं जाएगी, क्योंकि उसको बीमारी इनफेक्ट है ही नहीं। तो यहां तक आपको समझ लगी होगी। अब इसके हम मीनिंग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। पहला है जी प्रेप, और ये है प्रिपरेशन क्लास। जैसे मैंने कहा कि तैयारी जिसको मीनिंग है, तो क्या था कि अकामती स्कूल था जहाँ पे बच्चे वहीं पढ़ा करते थे, और फिर जो होमवर्क होता था, ऑब्वियसली उन्होंने घर तो जाना नहीं था, तो उनको फिर होमवर्क कराने के लिए फिर उनको एक बड़े हॉल में लेकर आते थे, और उस हॉल में बच्चे बैठकर अपनी प्रिपरेशन जो थी वो करते थे। इसको कहते हैं प्रेप। वांड अप, चाबी देना, टर्न, स्पिन, रोटेट, ये इसके मीनिंग है, और यहाँ मुराद है चाबी देना। रेयरली, ओकेजन्स, सेल्डम, वंस इन अ वाइल, कभी कभार। स्विफ्टली, क्विकली, स्विफ्टली मतलब स्विफ्ट गाड़ी भी है ना एक स्विफ्ट, तो स्विफ्ट से ही स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब तेजी के साथ, स्विफ्टली, स्विफ्टली, क्विकली, स्पीडली, रैपिडली, प्रॉम्प्टली, सडनली, सडन अचानक, तो सडनली यानी वो भी इसका मीनिंग दे रहा है। अच्छा, सिनोनिम का मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, वो करीब तरीन मीनिंग होते हैं। सडनली, प्रॉम्प्टली, रैपिडली, स्पीडली, क्विकली, ये सारे के सारे तेजी से। मिस्टिक, सुपरनैचुरल, स्पिरिचुअल, मिस्ट्री, सीक्रेसी, एनिग्मा, ये सारे के सारे जो है इसके मीनिंग आते हैं यहाँ पर। तो यानी सूफी, यानी जो मिस्ट्री हो, सीक्रेसी हो यानी सीक्रेट, कुछ ऐसी बात जो कि हर एक को ना पता हो, तो ये सूफीज़म, इस चीज़ के अंदर मीनिंग इसके आते हैं।
इंटेंसीफाई, स्ट्रेंथन, इंक्रीज, गोइंग अप, राइजिंग, बढ़ाना, शिद्दत पैदा करना, ज्यादा करना। तो ये सारे का सारा इसका मीनिंग होगा इंटेंसीफाई का। परसेप्शन, परसीव से परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, सेंस, कॉम्प्रीहेंशन, कॉन्शियसनेस, तसव्वुर, ख्याल, सोच, ये परसेप्शन, ये इसका मीनिंग होगा। तो तरीकाकार वही है, आप इंग्लिश से उर्दू में जाए, उर्दू से इंग्लिश में। शहरी, काइंड ऑफ अ वाइन, शराब। फोर्टनाइट, पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 15 डेज, 2 हफ्ते का अरसा। रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, गैर मामूली। एक है मामूली, एक है गैर मामूली, यानी बहुत अहम। रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल, अमेजिंग। फैनलैंड, लो लैंड या मार्शी इलाका, या वेटलैंड, ये इसका बनता है दलदली इलाका। लॉबी, पोर्च, हॉलवे, एंट्रेंस हॉल, कॉरिडोर, बरामदा। ठीक है, ये हॉलवे, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है, जो बटन जो स्टोरी थी ना, तो उसके अंदर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है तो ये वर्ड एग्जैक्ट वहाँ पे भी आया हुआ है। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, एंजाइटी भी डिप्रेशन वगैरह उससे रिलेटेड इसका बनता है। दबाव या जोर। एनोडोमिनाई, एनोडोमिनाई इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कर लेंगे, एनोडोमिनी भी कुछ इसको लोग कहते हैं, तो दैट्स ओके, कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड एज, टॉटेज, डिक्लाइनिंग ईयर्स, एडवांसिंग एज, बुढ़ापा। फैटल, किलिंग, लिथल, डेंजरस, डिजास्ट्रस, खतरनाक। तो ये हैं इसके मीनिंग। लें जी, यहाँ पे हो गया एंड। तो उम्मीद है आपको ये समझ लग गए होंगे यहाँ पे। अब एक बार अगर आप चाहो तो इसकी आप रीडिंग कर लो। होना ये चाहिए कि आप अब इसकी खुद रीडिंग करो, यानी आपने इतना कुछ कर लिया, अब आप अपना वो ले लो नॉवल और ऐसे पढ़ते चले जाओ। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल, ऑफ कोर्स यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स एंड आवर्स सीम्स टू पास लाइक lazy cattle moving across the landscape. It was like that for the chips as the autumn term progressed and the days short until it was actually dark enough to light the gas before the call over. For Chips, like some old sea captain, still measure time by the signals of past, and well he might, for he lived at Mrs. Wickett's just across the road from the school. He had been there more than a decade, ever since he finally gave up his mastership. It was a Brookfield, far more than the Greenwich time that both he and his landlady kept. Mrs. Wickett, Chips would sing out in jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of टी बिफोर प्रेव विल यू। तो इस तरह करके, तो जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे, थोड़ा कम रफ्तार में पढ़ लो, आप शुरू में प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी, तो ये है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ लग रहा है साथ साथ रीड करते हुए सेकंड टाइम, तो देन इट्स गुड, फिर ये सही चल रहा है। तो ये है जिसका तरीकाकार। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।